जय हिंद सभी साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ आपके सामने हिस्ट्री क्लास लेके। आप सभी कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं रोज़ाना आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेके आता हूँ। आज उसी क्रम में अपना अगला टॉपिक है सिकंदर लोदी। लोदी वंश के बारे में पढ़ रहे थे कि लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी आपकी 1451 में करता है। फिर उसकी मृत्यु 1488 में हो जाती है। फिर आता है आपका सिकंदर लोदी 1489 में। तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, सिकंदर लोदी के बारे में। तो आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए, फिर हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिकंदर लोदी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक रहा। ये दिल्ली सल्तनत का सेकंड लास्ट शासक था। फिर इसने क्या किया, 1504 में आगरा नगर की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने आपके 1504 में आगरा नगर की स्थापना की। फिर इसी आगरा नगर को बसाया। फिर इसी को 1506 में राजधानी बना दी। 1504 में आगरा नगर की स्थापना की तथा 1506 में इसे राजधानी बना ली। फिर आता है इसने मुहर्रम पर ताजिया निकालना बंद कर दिया। जो मुस्लिम लोगों का त्यौहार मुहर्रम होता है, उस पर ताजिया निकलवाना उस पर बंद कर दिया इसने। फिर इसने गंगा और यमुना पर स्नान लोग करते थे किनारे बैठकर, उसको भी बंद करवा दिया। तो ये इसका मेरे को बहुत बढ़िया लगा कि इसने गंगा और यमुना पर लोगों का स्नान करवाना बंद कर दिया, जिससे वहाँ पर स्वच्छता रही। फिर इसने मथुरा में ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाया। मथुरा में ज्वालामुखी मंदिर है, उसको तुड़वाया इसने। फिर इसने गज-ए सिकंदरी चलाया, जो लगभग 30 इंच का होता था। गज-ए सिकंदरी किसने चलाया था? आपका सिकंदर लोदी ने चलाया था। फिर इसे कविताएं लिखने का बहुत शौक था। तो ये गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखता था। गुलरुख मुख तथा गुलरुख से शीर्षक लिखता था। फिर ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ लिखवाया इसने, लज्जत-ए-सिकंदर शाही। भारत का पहला शासक दिल्ली सल्तनत का, या फिर दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ लिखवाया, वो भी लज्जत-ए-सिकंदर शाही। भारतीय संगीत पर फारसी भाषा में लिखवाया गया ग्रंथ क्या है? लज्जत-ए-सिकंदर शाही। फिर आता जो वजीर मियाँ मुइया था, उसने मोठ मस्जिद की निर्माण करवाया 1505 में। मोठ मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में। तो उसका निर्माण किसने करवाया था? आपका वजीर मियाँ भुइया ने। तो ये इसने इसी के शासनकाल में वजीर मियाँ भुइया ने मोठ मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण करवाया था। इसने 2 रचनाएं लिखी। पहली है फरहंग-ए-सिकंदरी और दूसरी है तिब्बत-ए-सिकंदरी। इसकी 2 रचनाएं हैं। आपके वजीर मियाँ भुइया की 2 रचनाएं हैं। पहला तो इसने मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया 1505 में, और फिर आपकी इसने 2 कविताएं लिखी, फरहंग-ए-सिकंदरी और तिब्बत-ए-सिकंदरी। तो किसकी रचनाएं हैं? आपकी वजीर मियाँ भुइया की। और जो आपका सिकंदर लोदी था, ये दाढ़ी नहीं रखता था। दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए उन सब दाढ़ी रखते थे। ये प्रथम शासक था जो दाढ़ी नहीं रखता था, ये क्लीन शेविंग रखता था। फिर इसकी 1517 में गले की जो बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है 1517 में, और इसका मकबरा है दिल्ली में। तो ये था आपका सिकंदर लोदी। 1504 में आगरा नगर की स्थापना की। 1506 में इसे राजधानी बना ली। फिर इसने मुहर्रम पर ताजिया निकलवाना बंद कर दिया। गंगा यमुना पर स्नान पर रोक लगा दी। मथुरा में ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाया। गज-ए सिकंदर शाही चलवाया, जो लगभग 30 इंच का होता था। गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखता था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लिखवाया, और वो भी लज्जत-ए-सिकंदर शाही नामक इसने फारसी ग्रंथ लिखवाया भारतीय संगीत पर। फिर इसी के समय वजीर मियाँ भुइया ने
मोठ मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है उसकी स्थापना 1505 में की। इसकी दो रचनाएं हैं, वजीर मियाँ भूया की, पहली है फरहंग ए सिकंदरी, दूसरी है तिब्बत ए सिकंदरी। और जो आपका सिकंदर लोदी था ये दाढ़ी नहीं रखता था और 1517 में गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका मकबरा दिल्ली में। तो ये होता आपका सिकंदर लोदी कंप्लीट। फिर आता है इसके समकालीन कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति। जब समकालीन कैसे कह सकते हैं, जैसे हमारी जनरेशन लगभग 21वीं सदी में मान सकते हैं। तो समकालीन कैसे, समकालीन का मतलब होता है जैसे अपनी है अभी 21वीं सदी, तो 21वीं सदी में जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन हुए हैं या फिर प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं उनको हम हमारे समकालीन और उनके हम समकालीन हैं। तो ऐसा ही उसके समकालीन उसके शासनकाल के दौरान जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए उनमें आता है एक कबीरदास और दूसरा गुरु नानक, ये तो एक कवि। और दूसरा आता है राणा सांगा। राणा सांगा इसी के शासनकाल में समकालीन है, जो इब्राहिम लोदी के भी समकालीन मानते हैं राणा सांगा को। तो इसकी मृत्यु हो जाती है आपकी 1517 में गले की बीमारी कारण। फिर आता है आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये आता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। तो एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक तो कौन था, तो आपका था इब्राहिम लोदी, जो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर द्वारा युद्ध भूमि में मार दिया जाता है। और ये युद्ध भूमि में मारा जाने वाला प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया वो कौन था आपका, तो वो था आपका इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 1517 में गद्दी पर बैठता है और 1526 में इसे युद्ध भूमि में मार दिया जाता है। तो इसका बहुत ही कम समय, यानी कि ऐसे कह सकते हैं संघर्ष से इसने जीवन या जैसे शासन पर बैठा 1517 में, फिर 17 से 9 साल तक ये इसने शासन किया, वो भी बहुत ही संघर्ष में। पहले इसने राणा सांगा के साथ, जो बहुत बड़ी अपने आप में हस्ती हुआ करती थी, राणा सांगा के साथ इसने युद्ध लड़ा। और फिर जो महान हस्ती थी बाबर, उसके साथ युद्ध लड़ा। तो कह सकते हैं कि इसका तो मान सकते किस्मत ही खराब थी। तो 1517 में गद्दी पर बैठता है और 1526 में इसे मार दिया जाता है बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो 1518 में खतौली का युद्ध होता है। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, खतौली का युद्ध कब व किन किन के मध्य हुआ था, तो आपका हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। यह निर्णायक युद्ध हुआ। तो 1518 में खतौली का युद्ध किन किन के बीच, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य यह निर्णायक युद्ध हुआ। इसमें ना तो इब्राहिम लोदी जीता ना हारा, दूसरी साइड राणा सांगा ना तो हारा और ना तो जीता। ऐसे कह सकते हैं दोनों निर्णायक युद्ध हुए। युद्ध था आपका खतौली का युद्ध। फिर इसी को दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक आपका कौन था, तो आपका था इब्राहिम लोदी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक तथा लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका आएगा राइट आंसर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को आपको क्लिक करना। फिर आता है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध से ही पूरा इतिहास चेंज हो जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है, जिसमें बाबर विजय हो जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है तथा आपका जो लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत दोनों का खात्मा होता है। तो पढ़ते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ 21 अप्रैल 1526 को। डेट हमेशा याद कर लेना। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है इसकी तो डेट आपको याद होनी चाहिए एक्यूरेट। पानीपत के प्रथम युद्ध की डेट कई बार पूछी गई है, तो एक्यूरेट आपको डेट याद होनी चाहिए। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किन किन के मध्य, इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच। और फिर यहाँ पर इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो युद्ध भूमि में मारा जाता है आपका इब्राहिम लोदी। और फिर पानीपत के प्रथम युद्ध में आपका बाबर विजय होता है। यहीं से दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। ये वही बात है कि युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम शासक इब्राहिम लोदी। फिर ये इम्पोर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत का अंत तथा मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद में
भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद में पड़ी, तो आपका आएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर इसी तरह क्वेश्चन पूछ लेगा दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध के दौरान हुआ, तो आपका आ जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोधी वंश का अंत किस युद्ध के दौरान हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है, इससे पूरा इतिहास चेंज हो गया था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव, दिल्ली सल्तनत का अंत, लोधी वंश का अंत, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान। तो ये होता है आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट आज। और कल पढ़ेंगे हम मुगल वंश, बाबर के बारे में। बाबर 1526 से 1529 तक लगातार 4 युद्ध लड़ता है। तो बाबर के बारे में पढ़ेंगे कि बाबर को किसने इनवाइट किया था, कब आया था भारत में और कहाँ से आया था, इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, इसके पिता कौन थे। तो इस बाबर के बारे में पूरी डिटेल से हम कल पढ़ेंगे। तो आज हम दिल्ली सल्तनत का तो खात्मा कर देते हैं और कल पढ़ेंगे हम मुगल वंश। तो आपको बस कमेंट में एक ही बात बतानी है कि क्लास कैसी लगी, बस और कुछ नहीं बताना आपको। क्वेश्चन में डाउट हो या फिर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और क्लास तो बताना कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो बस एक लाइक, नहीं लगी तो आप जो चाहेंगे वो कर लेना, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मोटिवेट मिलता है यार, मोटिवेशन मिलता है। अगर आप एक लाइक करते हो ना तो हमें एनर्जेटिक फील होता है कि हमसे कोई पढ़ रहा है, हमसे कोई उम्मीद लगाए बैठा और हम उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो हम और ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो आप बस एक लाइक कर दिया करो। हम एक लाइक करने से ही समझ जाते हैं और हमारे अंदर एनर्जेटिक मोटिवेशन आता है, जिससे हम और भी बेस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो ऐसे ही हम चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और रुकेंगे नहीं। तो मंजिल से कह दो कि हम आने वाले हैं, हमारा स्वागत करें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।